स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपका मूवी विथ हर में। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2024 की वन ऑफ द ब्लॉकबस्टर मूवी महाराजा, जिसमें विजय सेतुपति और अनुराग कश्यप सर का परफॉर्मेंस आपको हिला के रख देगा और ये मूवी एंड तक आते आते आपको रुला के रख देगा। तो चलिए इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक महाराजा नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो एक सैलून में काम करता है। उसके बाद वो अपने मालिक से कुछ दिनों की छुट्टी मांग रहा होता है क्योंकि उसे अपने बच्चे और बीवी के साथ घूमने के लिए जाना होता है, जिसके लिए उसका मालिक भी हाँ कर देता है। इसके अगले दिन महाराजा अपने टॉय शॉप पर जाकर अपनी बेटी के लिए अच्छे खिलौने खरीदता है और बाहर आकर अपनी बीवी को दिखाता है। दरअसल उसी शॉप के सामने ही महाराजा का घर होता है, इसलिए वह सामने से दिखा रहा था। लेकिन इसी बीच एक लॉरी का ब्रेक फेल हो जाता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाने की वजह से वह सीधा महाराजा के घर में घुस जाती है, जिससे वह काफी बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और महाराजा ये सब देख रहा था। इस एक्सीडेंट में महाराजा की पत्नी की मौत हो जाती है, लेकिन इसमें उसकी बेटी जिंदा बच गई थी। इसके बाद महाराजा अपनी बेटी को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा करता है और उसे किसी भी चीज की कमी होने नहीं देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कुछ साल बाद दिखाया जाता है, जहां हमें महाराजा की बेटी ज्योति को दिखाया जाता है, जिसको स्पोर्ट्स खेलना बहुत ज्यादा पसंद था। इसलिए वह अपनी 10वीं की पढ़ाई पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी, जिसके चलते वहां के सारे टीचर उसे काफी पनिशमेंट दिया करते थे। लेकिन इन सभी टीचर्स में से कशिफा नाम की एक पीटी टीचर उसे बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी और उसे पढ़ने के लिए मदद भी करती थी। इसके बाद हमें महाराजा के घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि महाराजा के घर पर ज्योति और उसके अलावा लक्ष्मी नाम से कोई और भी रहती है। अब यह लक्ष्मी कौन है यह आपको आगे मालूम चलेगा, लेकिन हमें यह मालूम चलता है कि महाराजा ने अपने खुद का सैलून भी खोल लिया है। और तभी वहां पर महाराजा को ज्योति के स्कूल बुलाया जाता है, जहां उस स्कूल का प्रिंसिपल ज्योति को डांटने लगता है, जिसे देखकर महाराजा उस पर गुस्सा करता है और वो प्रिंसिपल से ज्योति को सॉरी बोलने के लिए कहता है। यहाँ हमें महाराजा का गुस्सा देखकर मालूम चल रहा था कि कैसे उसने अपनी बेटी को बहुत ही लाड प्यार से बड़ा किया है। तब महाराजा का ऐसा गुस्सा देखकर प्रिंसिपल भी डर जाता है और वह ज्योति को डांटने के लिए माफी मंगवाता है। और कुछ दिन बाद ज्योति महाराजा को बताती है कि उसे अपने स्कूल की तरफ से स्पोर्ट्स कंपटीशन के लिए दूर शहर जाना है, जिस पर महाराजा को बहुत टेंशन होने लगती है। पर उसने ज्योति को आज तक कहीं भी जाने के लिए रोका नहीं था, इसलिए वह उसे जाने के लिए परमिशन दे देता है। हालांकि अब उसके चले जाने के बाद महाराजा काफी अकेला हो गया था और वह अक्सर सोया ही रहता था। फिर ऐसे ही एक रात को जब वह सो रहा था, तब उसके ऊपर से एक सांप तक निकल जाता है और महाराजा को मालूम भी नहीं चलता कि वही दूसरी तरफ हमें एक सेल्समैन को दिखाया जाता है, जो किसी गैराज पर जाकर अपनी कार में रखे चश्मे के खो जाने पर वहां के एम्प्लॉय को मारने लगता है। दरअसल वो चश्मा उसकी वाइफ ने उसे गिफ्ट दिया था, जिसे वो बहुत ही ध्यान से रखता था। उसने जब गैराज में कार ठीक करवाने के लिए दी थी, तो उसमें वह चश्मा वहीं पर रखा रह गया था और जब कार पर घर आई तो उसमें चश्मा नहीं था। अब गैरेज में चिल्लाने की आवाज सुनकर धरा नाम का आदमी वहां आता है और यह सब लोग उस सेल्समैन को बताते हैं कि तुम्हारी कार यही डिलीवर करने गया था। जिसके बाद वो अदमा राघव को ही मारने लग जाता है और उसे शाम तक चश्मा वापस करने के लिए कहता है। अब उसी रात को वो सेल्समैन अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा होता है, जहां पर अचानक से वह धरा आ जाता है और अपने पास रखे चश्मे को दिखाता है और हमें मालूम चलता है कि ये चश्मा तो उसी ने निकाल लिया था। फिर धरा उसी आदमी के आगे उसकी वाइफ का दिया हुआ चश्मा तोड़ देता है, जिसे ऐसा करते देख के वो आदमी गुस्सा होता है और वह फिर से उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार कुछ अलग ही होता है और धरा उसको और उसके दोस्तों को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और धमकी देकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम महाराजा को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, तो महाराजा बताता है कि मेरी लक्ष्मी इस घर से गायब हो गई है और एक दिन से मिल नहीं रही है। फिर वो इंस्पेक्टर महाराजा से पूछता है कि आखिर वो लक्ष्मी तुम्हारी लगती कौन है, बीवी है या बहन? जिस पर महाराजा बताता है कि वह ना तो मेरी बहन है और ना ही बीवी, दरअसल वो हमारे घर का डस्टबिन है। तब जाकर रिवील होता है कि महाराजा के घर में लक्ष्मी एक डस्टबिन थी और वो उसे बहुत ही प्यार से रखता था। और दोस्तों, आपको याद होगा कि शुरुआत में महाराजा के घर पे एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी बेटी बच जाती है। तो उसकी बेटी इसलिए बचती है क्योंकि ये डस्टबिन उसके ऊपर आके गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी बेटी बच जाती है। इसलिए उस दिन से ये डस्टबिन उसके लिए बहुत ही ज्यादा खास हो गया था। अब थाने में वो इंस्पेक्टर महाराजा पर गुस्सा होने लगता है और उसे पागल बोलकर वहां से भगा देता है, लेकिन महाराजा वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। कहता है कि जब तक आप लोग मेरी लक्ष्मी को ढूंढ कर नहीं लाओगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जिसको ऐसा करते देख पुलिस वाले भी अपने सीनियर के आने का वेट करने के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें एक चोर को दिखाया जाता है, जो आरटीओ ऑफिस में काम करने वाले आदमी के घर पर घुसकर कुछ पेपर्स और गहने चोरी कर लेता है, जिसे इंस्पेक्टर वर्थराजन रंगे हाथ उसे पकड़ लेता है। और यही हमें मालूम चलता है कि यह चोर दरअसल पुलिस वालों का आदमी है और यह चोरी बहुत पहले हो गई थी। और यहाँ ये तो सीन को क्रिएट कर रहे थे कि कैसे चोर अंदर घुसा होगा और फिर चोरी करके बिना पता ही लगाए यहाँ से भाग गया होगा। इसके बाद वर्थराजन उस चोर को पकड़ लेता है और चोरी हुए गहने को अपने पास रखकर नकली गहने उस आदमी को दे देता है और उन लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता कि यह गहने तो नकली है। और साथ ही वरदराजन बहुत ही नीच आदमी होता है, वह केस को सॉल्व करने के लिए उनसे अलग पैसे भी लेता है। अब वरदराजन अपने थाने में आता है, जहां वो स्टेशन को ऐसी हालत देख कर शॉक हो जाता है और महाराजा को अपने पास बुलाकर अपनी प्रॉब्लम पूछने लगता है, जिस पर महाराजा उसे उस दिन की कहानी बताने लगता है कि जब मैं रात को 10 बजे सैलून बंद करके अपने घर आया
तो वहाँ पहले से ही 3 लोग छुपे हुए थे, जिनसे मेरी हाथापात हुई थी। लेकिन वहाँ मेरी लक्ष्मी को मेरे पास से चुरा ले गए थे। वरदराजन भी लक्ष्मी के बारे में पूछने लगता है कि लक्ष्मी तुम्हारी बीवी थी क्या? तब महाराजा बताता है कि नहीं, लक्ष्मी मेरी डस्टबिन थी। जिस पर वरदराजन उसे पूछता है कि उस डस्टबिन में ऐसा क्या था, जिसके लिए तुम उसका रिपोर्ट तक लिखवा रहे हो? महाराजा उसे बताता है कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है और वह तो बिल्कुल खाली था, लेकिन वह मेरे लिए बहुत खास है। यह सुनकर वरदराजन के दिमाग पर पैसे कमाने की लालसा जागने लगती है। इसलिए वो महाराजा के केस को ले लेता है और अपने साथ काम करने वालों को ये उस डस्टबिन की बात करने लगता है। और आखिर उस डस्टबिन में कुछ तो रहा होगा, क्योंकि वो आदमी इतना पागल तो नहीं जो एक डस्टबिन की रिपोर्ट कराएगा। जिसके बाद वो सब लक्ष्मी को ढूंढना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें सेल्वा नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो अपने साथी साबरी के साथ मिलकर दूसरों के घर में घुसकर चोरी करता है। और ये लोग सिर्फ उसी घर में जाते हैं जहाँ सिर्फ लेडीज होती है, और चोरी करने के बाद कभी-कभी वो उन लेडीज का रेप भी कर देते हैं। और अब हम देखते हैं कि सेल्वा की शादी हो रखी थी और उसकी एक छोटी बच्ची भी होती है, जिनका वो बहुत ध्यान रखता है। और वहीं उसकी बेटी की पीठ पर एक घाव होता है, जिसकी वह मरहम पट्टी करता रहता है, लेकिन वो घाव जल्दी से ठीक नहीं होता है। सेल्वा ने अपनी पत्नी को नहीं बताया था कि वो रात में चोरी करता है, और इनके सामने तो वो बिल्कुल भला इंसान बन के रहता है और दिन में वायरिंग का काम करता है। और वही हम देखते हैं कि सेल्वा के पास महाराजा का डस्टबिन भी रखा है, जिसका मतलब है कि इसने उस रात महाराजा के घर पर चोरी की थी। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस वाले महाराजा के डस्टबिन को हर जगह ढूंढना शुरू कर देते हैं और अपने जासूस को भी इस डस्टबिन को ढूंढ के लाने के लिए बोल देते हैं। वहीं थाने में वरदराजन महाराजा से काम करवाने लगता है। दरअसल महाराजा ने वरदराजन को जुबान दी थी कि अगर वह लक्ष्मी को ढूंढ कर लाएगा तो वह उसको 1 लाख देगा, जिसमें से 50,000 तो महाराजा ने वरदराजन को एडवांस भी दे दिया था। लेकिन अभी तक कुछ भी उसके बारे में मालूम नहीं चला था। अब एक दिन महाराजा थाने में आकर वरदराजन से मिलने का वेट कर रहा होता है। वहीं उसके साइड में वो कार मैकेनिक बैठा होता है, जो उस धरा की मिसिंग कंप्लेन कराने आया था। उससे महाराजा उसकी प्रॉब्लम पूछने लगता है कि भाई आखिर हुआ क्या है? तो वो आदमी बताता है कि मेरे यहाँ काम करने वाला आदमी धरा काफ़ी दिन से गायब है। साथ ही वह महाराजा को धारा की फ़ोटो भी दिखाता है, जिसको देखकर अब महाराजा अपने फ्लैशबैक याद करने लगता है। और हम देखते हैं कि महाराजा उसी रात सेल्समैन के पास जाकर उसी कार के बारे में पूछता है। दरअसल जिस रात महाराजा के घर पर वह चोरी हुई थी, जिसमें महाराजा की उनके साथ हाथापाई करते वक़्त किसी के पास से एक कार का टोल प्लाज़ा की पर्ची निकली थी। उसकी कार के नंबर की मदद से वो उस कार के ओनर का पता लगाकर उसे मिलने आया था। पर तभी वहाँ पर धरा आ जाता है और उस सेल्समैन को बहुत मारता है, जिसके बाद धरा वहाँ से चला जाता है और महाराजा उसका पीछा करने लगता है। तब धरा देख लेता है कि महाराजा तो उसके पीछे पड़ा है, जिस पर धरा कॉल करके अपने दोस्तों को एक जगह पर खड़ा होने के लिए कहता है और फिर उसका पीछा करते-करते महाराजा भी वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ वो सारे आदमी मिलकर महाराजा को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं। तब महाराजा को पता चलता है कि उस रात उन 3 आदमियों में से एक धरा भी था, जिसके बाद उन सब आदमियों को मारकर धरा के पीठ पर देखने लगता है। दरअसल उस रात जब महाराजा की लड़ाई हुई थी, तो उनमें से एक की बैक पर चोट लग गई थी और महाराजा अब धरा के पीठ पर वही चेक कर रहा था, जिस पर धरा महाराजा को बताता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उस रात हम 3 में से एक पुलिस वाला भी था। और यही बताकर ही वो बाइक से भागने लगता है। तभी महाराजा उसका गला काट देता है, जिसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ हमें महाराजा के यहाँ आने का मकसद पता चलता है कि वह थाने में धरा की बात सुनकर आया है, क्योंकि उसने बताया था कि उनके साथ एक पुलिस वाला भी था और महाराजा पुलिस कंप्लेन करके उसी को ढूंढने आया था। वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में वही सेल्समैन आकर धरा के ऊपर कंप्लेन करने लगता है कि उसने उस रात आकर मुझे मारा और उसके आने से पहले एक आदमी भी आया था, जो मेरी कार के बारे में पूछ रहा था। इधर पुलिस वाले महाराजा से पैसे खाने के लिए किसी आदमी के पास जाकर लक्ष्मी जैसा नकली डस्टबिन बनवाने के लिए कहते हैं, जिस पर वह आदमी पुलिस वालों से कुछ दिन का टाइम मांगता है। वहीं दूसरी तरफ हम सेल्वा को देखते हैं, जिसकी बेटी का बर्थडे आने वाला होता है और सिल्वा अपनी बीवी को बताता है कि वो इस बार अपनी बेटी को सोने की चेन गिफ्ट करेगा। फिर बर्थडे वाले दिन सेल्वा की बीवी सेल्वा को फोन करती है और उसे सोने की चेन लाने के बाद सेविंग करके आने के लिए कहती है, क्योंकि सेल्वा के बियर्ड बड़े-बड़े थे, इसलिए उसकी बीवी ने कहा था कि सेविंग करके आना। सेल्वा अपनी बीवी की बात मान लेता है और वह महाराजा के सैलून जाकर अपनी सेविंग करवाने लगता है। फिर सेल्वा के पास उसकी बीवी का कॉल आता है कि तुम अभी तक घर नहीं आए, आज तुम्हारी बेटी का बर्थडे है, तो जल्दी आना। और महाराजा भी यह बात सुन लेता है, जिसके बाद वह सेल्वा की सेविंग करने लगता है और तभी ट्रिमर की बैटरी खत्म हो जाती है, जिसको लेने महाराजा साइड वाली शॉप पे जाता है। इतने में सेल्वा के दोस्त का कॉल आता है और बताता है कि हमारी चोरी के बारे में न्यूज़पेपर में छप गया है कि कुछ लोग चोरी करके लोगों को मार रहे हैं। हालांकि पुलिस वालों को लगता है कि ये सब दूसरे शहर के लोग कर रहे हैं, पर फिर भी हमें चौकन्ना रहना चाहिए। जिस पर सेल्वा सबरी को समझाने लगता है कि हमें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने वहाँ पर कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ा है, और फिर वो कॉल कट कर देता है। तभी वह महाराजा सेल्वा के पीछे खड़ा होता है और उसने सेल्वा की सारी बातें सुन ली थी, पर वह उसके सामने ऐसा बिहेव करता है कि जैसे उसने कुछ भी नहीं सुना। और अब सेविंग होने के बाद सेल्वा जल्दी से वो सोने की चेन महाराजा के शॉप पर ही भूल जाता है और घर चला जाता है।
फिर हम देखते हैं कि उसकी बेटी का जन्मदिन बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है। तभी सेल्वा की चेन कहीं गिर गई है, जिसके बाद वह पूरा घर ढूँढता है पर उसे वह चैन कहीं नहीं मिलती। इधर महाराजा को वह सोने की चैन दिख जाती है। फिर उसे याद आता है कि ये तो सेल्वा की है, जो अपनी बेटी के जन्मदिन पर उसे गिफ्ट देने वाला था। जिसके बाद वो सेल्वा के घर का पता लगाकर वहाँ तक पहुँच जाता है। पर उसी टाइम पर पुलिस वाले भी सेल्वा को अरेस्ट करने आ जाते हैं और इससे सेल्वा को ऐसा लगता है कि सैलून में महाराजा ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। इसलिए उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया। तभी सेल्वा को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और तभी सबरी उन पुलिस वालों पर गोली चलाने लगता है, लेकिन पुलिस वाले उसे वहीं पर मार देते हैं। अब सेल्वा की असलियत जानने के बाद सेल्वा की बीवी उसे डाइवोर्स देने के लिए कहती है और सेल्वा भी सोच लेता है कि वह जैसे ही बाहर आएगा वह महाराजा से बदला जरूर लेगा, जिसके कारण उसकी बेटी और बीवी उससे दूर हो गई। अब हमें मालूम चलता है कि यह सब जो हुआ है वो सब तो फ्लैशबैक का सीन था। मतलब अभी तक जितने भी सेल्वा के सीन दिखाए गए हैं वो सब पास्ट के थे और प्रेजेंट में महाराजा अपने डस्टबिन की कंप्लेन करवाने पुलिस स्टेशन में आया था। दूसरी तरफ पुलिस वाले महाराजा के बताए डस्टबिन जैसे ही एक नकली डस्टबिन बनवा लेते हैं और उस पर पत्थर मारकर उसे पुराने जैसा कर देते हैं ताकि उन्हें जल्द से जल्द 1 लाख मिल जाए। फिर वरदराजन सोचता है कि हमने डस्टबिन तो नकली बना लिया, पर नकली चोर कहाँ से लाए, जिसके लिए वो महाराजा को रात को फिर से कॉल करता है और सुबह आकर उस रात हुई पूरी कहानी को बताने के लिए कहता है ताकि वह अपने नकली चोर को वो कहानी बताकर महाराजा की कहानी से जोड़ सके। फिर वरदराजन और उसका स्टाफ डिसाइड कर लेते हैं कि अगर महाराजा ने डस्टबिन लेने से इनकार कर दिया तो हम उसे जेल में डाल देंगे और उससे पूछेंगे कि आखिर उस डस्टबिन में ऐसा क्या खास था। खैर अब अगले दिन महाराजा थाने में आकर वरदराजन को वही कहानी फिर से सुनाने लगता है कि रात 10 बजे मैं घर आया और मैंने अपने घर का दरवाजा खोला। तभी यहाँ हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है कि उस रात महाराजा नहीं बल्कि उसकी बेटी ज्योति घर पर आई थी और अंदर वो 3 चोर थे। अब अंदर आने के बाद ज्योति अपने कपड़े बदलने लगते हैं और वही तीनों चोर ज्योति को कपड़े बदलते हुए देख लेते हैं। तभी वहां पर तीनों मिलकर ज्योति का रेप करते हैं, जिनमें से एक वही पुलिस वाला होता है जो महाराजा के डस्टबिन को ढूंढने में लगा था। वही सलवा जेल से बाहर आने के बाद महाराजा से अपना बदला लेने आता है, लेकिन उससे पहले उसकी बेटी वहां आ गई और उन सब ने मिलकर उनका रेप कर दिया। वहीं दूसरी तरफ महाराजा अपनी बेटी के लिए स्पोर्ट्स शूज खरीद रहा होता है, जिस वजह से उसे घर आने में काफी देर हो जाती है और जब महाराजा अपने घर आता है तो उसके आने से पहले वो तीनों चोर वहां से भाग जाते हैं। अब प्रेजेंट में महाराजा अपनी बेटी को उस कहानी से हटाकर अपने आप को रखकर पुलिस वालों को वो अपनी कहानी बता रहा था, जैसे कुछ चोर आए और उसका डस्टबिन चुरा ले आए। और दूसरी तरफ ये कहानी वो पुलिस वाला भी सुन रहा होता है, जिसे सुनकर वो पुलिस वाला शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी सुनाई कहानी बिल्कुल वैसी थी जैसे वो लोग उसके घर में घुसे थे। अब वो पुलिस वाला सेल्वा को कॉल करके ये सारी बातें बताने लगता है कि महाराजा ने इस बारे में कुछ अलग ही कहानी बताई है जिसमें हम बुरी तरह से फंस सकते हैं। और अब पुलिस वाले उन चोरों को ढूंढना शुरू करते हैं, जिसमें सेल्वा कहता है कि तुम बिल्कुल नॉर्मल रहो, बाकी सब मैं देख लूंगा। वहीं से सीन फ्लैशबैक में जाता है जब महाराजा रात को अपने घर पर वापस आता है तो वह अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर डर जाता है और जल्दी से उसे हॉस्पिटल पहुंचाता है, जहां उसकी बेटी उसे पूरी कहानी बताती है कि जब मेरे साथ रेप हो रहा था तो एक आदमी की बैक पर चोट लग गई थी। साथ ही ज्योति महाराजा से पूछती है कि आखिर उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आप किसी भी तरह से उन्हें ढूंढकर मेरे पास ले आइए ताकि मैं उनसे पूछ सकूं कि उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों कर दी। अब उसकी हालत देखकर बेचारा महाराजा बहुत ही बुरी तरह से रोता है और टूट जाता है और उसकी बेटी के साथ ऐसा करने वालों को मारने के लिए वो सोच लेता है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां वरदराजन के घर पर उस रात हुए सीन को फिर से रिक्रिएट करना शुरू करता है कि कैसे चोर अंदर घुसे और उन्हें जब कुछ भी नहीं मिला तो डस्टबिन चोरी करके ले गए। या महाराजा ऐसा बिहेव करने लगता है कि वह अपनी लक्ष्मी के मिल जाने के बाद काफी ज्यादा खुश है, इसलिए वह पुलिस वालों के गले मिलता है और उनके बैग पर चोट देखने लगता है। तभी उसे मालूम चलता है कि यही वह पुलिस वाला है जिसने उस रात उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। अब महाराजा उस पुलिस वाले से उसकी उम्र पूछने लगता है, जिस पर वो बताता है कि उसकी उम्र लगभग 50 साल होगी। ये सुनकर महाराजा उस पर भड़क जाता है, जिस पर वरदराजन महाराजा को बताता है कि हम अब इसे जेल में डाल देंगे। ये सुनकर महाराजा चौंक जाता है कि आप यह क्या कर रहे हो, और हमें मालूम चलता है कि वरदराजन को पहले से पता चलता है कि लक्ष्मी तो एक बहाना है और महाराजा तो अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म करने वालों को ढूंढने आया था, क्योंकि जब वरदराजन ने इस केस को लिया तो उन्हें मालूम चला कि ज्योति हॉस्पिटल में है और किसी ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। जिसके बाद सारे पुलिस वाले भी डस्टबिन को ढूंढने का नाटक कर रहे थे। अब वरदराजन महाराजा के हाथ में एक चाकू देखकर पुलिस वाले को मारने के लिए कहता है, क्योंकि उसका भी मानना था कि ऐसा करने वालों को जान से मार देना चाहिए। जिस पर महाराजा भी उसकी बात मानकर पुलिस वाले को जान से मार देता है और इसके बाद उसे मालूम चलता है कि सेल्वा कंपनी में छुपा बैठा है, तो वह तुरंत वहां पहुंच जाता है
और यह दोनों के बीच काफी खतरनाक लड़ाई होती है और महाराजा सैलवा के दोनों पैर को तोड़ देता है, जिस पर सैलवा कहता है कि मैं तो कुछ ही दिन में ठीक हो जाऊंगा, पर तुम्हारी बेटी इस हादसे से कभी ठीक नहीं हो पाएगी और यही मेरा बदला है। तभी वहां पर ज्योति भी आ जाती है। ज्योति सैलवा के पास उसकी सोने की चैन फेंकती है और कहती है कि तुम इसे ही चोरी करने आए थे ना, ये लो इसे रख लो। जिसे देखकर सैलवा के होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये चेन तुम्हारे पास कैसे आए। तो यहाँ पे हमें बहुत ही शॉकिंग बात मालूम चलती है कि और सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि सैलवा के अरेस्ट हो जाने के बाद महाराजा अपनी फैमिली को लेकर सैलवा के पत्नी के पास उसकी चैन वापस करने आता है, जिसको लेने से सैलवा की पत्नी मना कर देती है कि ये चैन पर ना जाने कितने लोगों का खून लगा होगा। जिसके बाद महाराजा सैलवा की बेटी के लिए टॉय खरीदने जाता है और यह वही सीन था जब महाराजा अपनी बीवी को खिलौने दिखा रहा होता है और तभी वहां पर उनकी लॉरी से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें सैलवा की पत्नी मारी जाती है और महाराजा की बीवी और बेटी भी। और जिस बच्ची को आज तक महाराजा ने बड़ा किया था और वह कोई नहीं सैलवा की बेटी थी, जो डस्टबिन में दबने की वजह से बच गई थी। अब प्रेजेंट में ज्योति वहां से जाने लगती है, जिसकी बैग पर लगी चोट कर सैलवा देख लेता है और उसे याद आता है कि ये उसकी बेटी की बैग पर भी ऐसे ही चोट का निशान था। तब वो महाराजा के पैरों में पकड़कर उसे पूछने लगता है कि क्या यह मेरी बेटी है, जिस पर महाराजा उसे बताता है कि हाँ यह तुम्हारी बेटी तो है, लेकिन अब मैं इसका बाप हूँ और तुम इससे दूर रहो। जिसके बाद वह ज्योति को लेकर वहां से चला जाता है और अब सलवा को एहसास होता है कि उसने बदले की आग में यह कैसा गुनाह कर दिया है कि उसने अपनी बेटी के साथ ही यह दुष्कर्म किया है। यही सोचकर वो उस बिल्डिंग से कूद कर अपनी जान देता है और इसी के साथ मूवी ये खत्म हो जाती है।